हे दोस्तों, आज हम जानने जा रहे हैं राजस्थान के पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में। क्यों ये क्लैशेस हो रहे हैं? सचिन पायलट का इसमें क्या स्टैंड है? क्यों उनको डिप्टी सीएम और राजस्थान पार्टी प्रेसिडेंट के पोस्ट से निकाला गया है? सीएम अशोक गहलोत का इसके अंदर क्या स्टैंड है? बीजेपी का इसके अंदर कितना हाथ है? क्या कांग्रेस अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स हैंडल करने में फेल हो रही है? एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? तो आइए ये सारी चीज़ें एक एक करते हम इस वीडियो में जानने जा रहे हैं। तो राजस्थान में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं उसके बारे में जानते हैं। तो राजस्थान कांग्रेस के अंदर चल रहे ईगो क्लैशेस जो कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में है। एक ओल्ड एक्सपीरियंस नेता और एक यूथ लीडर के बीच में। सचिन पायलट कुछ दिनों पहले लगभग 19 एमएलए के साथ हरियाणा के एक होटल में चले गए और वहीं से इन सारे क्लैशेस की शुरुआत हुई है। तो आइए जानते हैं शुरुआत से। जब 2018 में राजस्थान में स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए थे तो वहाँ कांग्रेस जीत कर आई है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ, और इसी जीत के पीछे सचिन पायलट का बहुत बड़ा हाथ था ऐसा कहा जाता है। और यहीं से सीएम पद के लिए दोनों नेता सामने आए थे और तभी से सारी क्लैशेस शुरू हुई। पर हाईकमांड राहुल गांधी और कांग्रेस के एक्सपीरियंस नेताओं ने इन दोनों को साथ लाकर अशोक गहलोत को सीएम बनाया और सचिन पायलट को वहाँ का डिप्टी सीएम बनाया। पर ये जो कॉन्फ्लिक्ट था तभी रिजॉल्व पूरी तरह से नहीं हुआ और तभी से ये दोनों के नेताओं के जो एमएलए हैं उनके दो गुट बन गए थे, गहलोत कैंप वर्सेस पायलट कैंप। और कहा जाता है कि पिछले 1-1.5 साल से सचिन पायलट को बहुत सारी चीज़ों में निगलेक्ट किया जा रहा है। जैसे कि कोविड-19 की जो मीटिंग हुई थी उसमें उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। और जो अभी फ़िलहाल 1 ईयर अचीवमेंट बुकलेट जो आई थी राजस्थान कांग्रेस की गवर्नमेंट की, तो उसमें भी सचिन पायलट के नाम को मेंशन नहीं किया गया था। ऐसा ही कुछ हुआ था एमपी में सिंधिया के साथ, उनको भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया गया था और उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी। और ऐसी कंडीशन हमने कर्नाटका में कुमार स्वामी गवर्नमेंट के साथ देखी है और एमपी में कमलनाथ गवर्नमेंट के साथ, जहाँ पे सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। और यहाँ पर भी सब लगभग ऐसा ही कुछ चल रहा है और सभी यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर क्लेम कर रहे हैं। कांग्रेस कह रहे हैं कि बीजेपी इसके अंदर इंटरफेयर कर रही है, बीजेपी के एमएलए को पैसा खिला रही है, लगभग 20 या 25 करोड़ पर कैंडिडेट ऑफर कर रही है, ऐसे कुछ ऑडियो क्लिप बाहर आई है। तो कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस का जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसका ये फेल्योर है। तो हम जानते हैं इनके बारे में सभी डिटेल में। तो एक एक चीज़ को हम डिटेल में जानते हैं। तो ये स्टार्ट हुआ था 11 जुलाई को। तो जो इंटरनल क्लासेस की वजह से सचिन पायलट अपने 19 एमएलए के साथ हरियाणा के होटल में चले गए थे और एक क्लासेस शुरू हुए थे। कांग्रेस ने 13 और 14 जुलाई को अपनी सॉलिडेरिटी एकता दिखाने के लिए 1 से 9 एमएलए की मीटिंग बुलाई थी, पर सचिन पायलट और उसके सहयोगी एमएलए जो थे उन्होंने ये मीटिंग ज्वाइन नहीं की। इसी वजह से पार्टी ने उन्हें डिप्टी सीएम और राजस्थान कांग्रेस के प्रेसिडेंट के पोस्ट से निकाल दिया था। और जो असेंबली स्पीकर है उन्होंने उनको एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत और उनके 19 एमएलए को मीटिंग अटेंड क्यों नहीं की इसके लिए नोटिस भेजा था। तो उस नोटिस को उन 19 एमएलए ने हाई कोर्ट में अभी चैलेंज किया है और ये 19 एमएलए कभी नहीं चाहेंगे कि वो डिस्क्वालीफाइड हो। अगर वो डिस्क्वालीफाइड होते हैं तो जब फ्लोर टेस्ट होगा तो उनके वोट काउंट नहीं किए जाएंगे। और अगर जब जो भी अगली सरकार बनेगी उनके अंदर उनको कोई भी मिनिस्ट्री पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते जब तक वो फिर से दोबारा चुनकर नहीं आते। तो ये सब सारी चीज़ें आती है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर। तो आइए अब जानते हैं क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ। जो 52nd अमेंडमेंट एक्ट है 1985 का, तो उसके अंदर आता है एंटी डिफेक्शन लॉ। जो पार्टी के अंदर जो एमएलए बार बार अपनी पार्टियां चेंज करते थे उनका रोक लगाने के लिए डिफेक्शन लॉ लाया गया था, जिसकी वजह से करप्शन प्रैक्टिसेस भी बहुत बढ़ गई थी। तो इन करप्शन प्रैक्टिसेस को रोक लगाने के लिए लॉ लाया गया है।
और ये लॉ इंक्लूड किया गया है हमारी 10 शेड्यूल के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और ये लॉ एक बार अमेंड भी हुआ है 2003 में। जो पहले 1/3 MLA के साथ स्पीड अलाउ था, पर उस पर भी इस अमेंडमेंट के साथ रोक लगाई गई है। अब पार्टी के अंदर स्पीड या मर्ज करना हो तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो आइए जानते हैं अब क्या है डिस्क्वालिफिकेशन की अलग अलग कंडीशन। अगर MLA वॉलंटरी मेंबरशिप गिव अप करता है तो वो डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। दूसरी कंडीशन में अगर वो जो पार्टी के डायरेक्टिव फॉलो नहीं करता या उसके अनुसार वोट नहीं करता तो वो डिस्क्वालीफाइड होगा। थर्ड कंडीशन है इंडिपेंडेंट मेंबर के लिए, वो किसी की पार्टी के तहत नहीं है, लेकिन अगर इलेक्शन के बाद जो किसी भी पार्टी के नहीं है, वो अगर कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं चुन के आने के बाद तो वो डिस्क्वालीफाइड होगी। चौथी कंडीशन आती है नॉमिनेटेड मेंबर, जो राज्यसभा, लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेट किए जाते हैं। अगर वो 6 महीने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाइड किए जाएंगे, लेकिन अगर 6 महीने के अंदर वो कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता है। तो ये सब था एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे अगर स्पीकर ऑफ हाउस है, अगर वो अपनी मेंबरशिप गिव अप करता है तो उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि उसको पार्शल रहना होता है। तो अब जानते हैं 2018 के राजस्थान की इलेक्शन स्टैटिस्टिक के बारे में। वहाँ पर लगभग 200 सीटें थी और 101 का मेजॉरिटी मार्क था। और जैसे कि आप यहाँ पे साइड में इमेज में देख सकते हैं, कांग्रेस के वहाँ पे 107 सीटें थी, जो कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ वहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी, और बीजेपी की लगभग 72 सीटें थी। तो अब पायलट की स्पीड के बाद आगे क्या हो सकता है उसके बारे में हम जानते हैं। तो ये फैसला अभी हाई कोर्ट के हाथ में है। हाई कोर्ट के क्या डिसीजन आते हैं उसके ऊपर, और पायलट की आगे की क्या गतिविधियां हैं उस पर सारी चीज़ें निर्भर करती है। तो पायलट का तो कहना है कि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। तो अगर बीजेपी ज्वाइन नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है, या तो अपनी पार्टी बना सकते हैं, या तो फिर कांग्रेस के साथ निगोशिएट करके उनके साथ फिर से कोलैबोरेशन कर सकते हैं, या तो फिर बीजेपी फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में आपको क्या लगता है, आगे क्या होगा, सचिन पायलट क्या करेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।